नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में उनका भाषण और इस पूरी यात्रा से क्वाड की जो पहली फिजिकल बैठक हुई चारों देशों के नेताओं की, उस सब का हासिल क्या हुआ, इस पर बात करें। एक बात उससे पहले समझ लेनी चाहिए कि बदलाव क्या आया है। एक वाक्य में अगर कहना हो तो अमेरिका भारत के संबंधों के बारे में खास तौर से मैं कह रहा हूं कि पहले भारत सोचता था कि अमेरिका क्या सोच रहा है। अब स्थिति यह है कि अमेरिका सोचता है कि भारत क्या सोच रहा है। तो चाहे चीन को घेरने का मामला हो, चीन से मैन्युफैक्चरिंग की जो यूनिट्स हैं उनको वहाँ से निकालने का, रीएलोकेट करने का मामला हो, क्लाइमेट चेंज का मामला हो, बड़े देशों के बीच में आपसी संबंधों का मामला हो, टेक्नोलॉजी का मामला हो, 5G को लेकर हो चर्चा हो, इन सब मामलों पर अमेरिका जानना चाहता है कि भारत का रुख क्या होगा और भारत का क्या रुख होगा। ये स्थिति तक लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 साल की डिप्लोमेसी की ये बहुत बड़ी जीत है। जिस तरह से विदेश नीति और सामरिक नीति का उन्होंने निर्धारण किया, जिस तरह से उसको चलाया और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, वो इससे पहले मैं कह सकता हूं किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी आलोचना मोदी की करते रहे लोग, लेकिन दुनिया मान रही है। यहाँ भारत में एक वर्ग है जो नहीं मानता, उसको हर चीज में मोदी की खोट नजर आती है, लेकिन पूरा विश्व समुदाय इस समय अगर नेतृत्व की दृष्टि से देखें, सबसे मजबूत नेता के रूप में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। लेकिन इस पूरी यात्रा का हासिल क्या हुआ, इस पर बात करने से पहले जरूरी है ये जानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए तो इस समय अमेरिका के हालात क्या है। वहां नई सरकार 2020 में ही बन गई थी। नवंबर में जो बाइडेन राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट चुन ली गई थी। लेकिन मामला ये है कि अमेरिका की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दुनिया का जो कहें कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बहुत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है। एक समय था जब दुनिया बाइपोलर थी, 2 ध्रुव वाली थी। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवी हो गई, यूनिपोलर हो गई दुनिया, सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका था। फिर चीन का उभार हुआ, चीन आया। तो इन 30 सालों का ये जो टर्बुलेंस है, उसके बाद तो कोई बदलाव होना ही था और उस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। इन 30-35 सालों में हुआ क्या है? सबसे बड़ी गलती जो अमेरिका से हुई और दुनिया के तमाम बाकी देशों से हुई कि उन्होंने चीन को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, चीन को दुनिया की फैक्ट्री बना दिया। अमेरिका से सारे उद्योग उठाकर चले गए चीन में, निवेश चला गया चीन में। यही हाल यूरोप का हुआ। जर्मनी को छोड़ दे तो जर्मनी इस जाल में नहीं फंसा, इसलिए आज भी वहाँ इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर कहीं इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग है तो वो जर्मनी में है। दुनिया की फैक्ट्री तो चीन को बना दिया। अब चीन डेमोक्रेसी नहीं है, चीन के इरादे विस्तारवादी हैं। उसकी नज़र में डेमोक्रेसी की कोई कीमत नहीं है। वो अपने विस्तारवाद के लिए कोई भी काम करने को, कानूनी हो गैर कानूनी हो, तैयार हो। प्रधानमंत्री ने जिसकी ओर इशारा किया अपने भाषण में, कहा कि विस्तारवादी जो ताकतें हैं उनको रोकना पड़ेगा। और मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये जो समुद्र है ये सबके इस्तेमाल के लिए है, सबके यूज के लिए है, किसी के एब्यूज के लिए नहीं है। और इसका जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है, कानून है, उनके अनुसार इस्तेमाल होना चाहिए, जो चीन नहीं कर रहा है। ये बात अमेरिका भी कह रहा है, ये बात ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है, ये जापान भी कह रहा है। जो क्वाड के 4 देश हैं जिनकी बैठक हुई पहली बार फिजिकल रूप में, उन चारों देशों के नेताओं का मानना है।
और दुनिया का ये मानना है कि चीन एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है, उससे निपटने की जरूरत है। इस खतरे की ओर इशारा अगर आपको याद हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो बार बार इसकी ओर इशारा करते थे और इस दिशा में उन्होंने शुरू भी किया कि मैन्युफैक्चरिंग वापस शुरू होनी चाहिए अमेरिका में। तब उनका मजाक उड़ाया गया, उनके खिलाफ तरह तरह की बातें की गई, लेकिन आज खतरा अमेरिका के घर में खड़ा है। अमेरिका की हालत यह है कि उसका जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का बना हुआ है। सड़कों की हालत वहां जर्जर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ साल पहले शिवराज सिंह चौहान अमेरिका गए थे। लौटकर उन्होंने एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों से बेहतर है। उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि इनको कुछ मालूम नहीं है, ये क्या किससे तुलना कर रहे हैं इनको समझ में नहीं आता है। लेकिन आज अमेरिका की सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। वहाँ इंजीनियरिंग की हालत ये देखिए, भारत से 3 ऑटो कंपनियां हार्ले डेविडसन, जीएम और फोर्ड, तीनों को अपना बुरिया बिस्तर गोल करके जाना पड़ा। उसके लिए लोग दोष जो है नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं कि आपकी जो है उद्योग नीति के कारण जा रहे हैं। इन तीनों कंपनियों से बहुत बाद में आई ऑटो कंपनियां इन 3 कंपनियों से बहुत बेहतर कर रही हैं। किया उसमें एक नाम है और कई नाम है। क्यों बेहतर कर रही हैं? क्योंकि वो इनोवेशन कर रही हैं, ग्राहकों को नए नए विकल्प दे रही हैं। आप 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेकर और ज़्यादा खर्च में अगर मार्केट में जो है प्रोडक्ट लाएंगे, कौन खरीदेगा? आपकी सर्विस अगर खराब होगी तो क्यों खरीदेगा कोई आपकी गाड़ी? तो इस सब पर ध्यान नहीं है। ये अमेरिका के लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन अमेरिका की मुश्किल क्या है? अमेरिका की मुश्किल ये है कि वहाँ एक समय ये कहा जाने लगा था अभी कि वी डोंट प्रोड्यूस एनीथिंग, वी ओनली प्रोड्यूस डॉलर्स। डॉलर छाप छाप कर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था, अपना देश चला रहा है। दुनिया की करेंसी है चूंकि डॉलर, यूएस डॉलर, इसलिए अमेरिका की स्थिति अभी इस तरह की बनी हुई है। अमेरिका आज इस हालत में नहीं है कि वो चीन से सीधी लड़ाई मोल ले सके। जैसे ही चीन से इस तरह की लड़ाई सीधी मोल लेगा वो, उसके यहाँ बेतहाशा सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के बाजार सस्ते चीनी सामानों से अटे पड़े हैं। तो अमेरिका ने जो 30-35 साल पहले, जो बल्कि कहें 40 साल पहले 1980 के दशक में काम किया, कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट सब चीन भेज दिया, उसका खामियाजा आज उसको उठाना पड़ रहा है। चीन ने कुछ नहीं किया। मतलब एक समय 1980 में स्थिति ऐसी थी कि चीन और भारत लगभग बराबरी पर थे। चीन आज इतना आगे निकल गया है इसलिए नहीं कि चीन में कोई जो है विशेष प्रतिभा थी या उनके लोग ज़्यादा मेहनतकश हैं या उनके यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल होता हो, इनोवेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो सब हो सका इसलिए कि दुनिया भर का निवेश आया वहाँ पर। दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ अलग अलग देशों से निकलकर जो है चीन में आई, उसका फायदा चीन को मिला। आज चीन उसके आधार पर दादागिरी कर रहा है। तो अमेरिका के ऐसे हालात में जब चीन का मतलब ड्रैगन का खतरा, जिसको अमेरिका अभी तक नजरअंदाज करता रहा, वो मुंह बाए खड़ा है। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छुपाए रहा अमेरिका कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब वो स्थिति निकल चुकी है। क्वाड बना, उसके बाद उसको ऑकस बनाना पड़ा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन का, और कहा कि ये सैन्य समझौता है। उसके बाद देखिए आप क्वाड में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हालांकि क्वाड को अभी तरह से ऑकस की तरह का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन है वो वही। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संपन्न पनडुब्बियां सप्लाई करने का फैसला ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और तमाम संधियों को नज़रअंदाज करते हुए जो ये काम किया है, हालांकि उससे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हो गए, फ्रांस और अमेरिका के संबंध खराब हो गए हैं। फ्रांस बहुत ज़्यादा नाराज़ है।
ऐसे में जब ये बैठक हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, आप देखिए नरेंद्र मोदी की हैसियत और ताकत। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बार बड़े बहुमत से चुनकर आए। ये दुनिया भर के नेताओं को पता है, क्या पता है कि जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वो भारत बोल रहा है। ये विल पावर, ये इस तरह की ताकत दुनिया के कम नेताओं में है, राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ऐसा दावा नहीं कर सकते कि वो जो बोल रहे हैं वो अमेरिका बोल रहा है, क्योंकि वहां अंदर लड़ाई बहुत है, मतभेद बहुत हैं। जो बाइडेन कोई वादा कर दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ये हैसियत, ये ताकत हो कि वो संसद से उसे पास भी करा सके। नरेंद्र मोदी ये करा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो हैसियत है उसका आप अंदाज़ा लगाइए, जिस तरह से उनसे अलग अलग मामलों पर अनुरोध हो रहा है। अभी कुछ समय पहले फिलिस्तीन ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो फिलिस्तीन और इजराइल का समझौता हो सकता है। आप देखिए, इतने दशकों का झगड़ा अमेरिका लगा रहा, दुनिया की सारी ताकतें लगी रही, लेकिन फिलिस्तीन को जिसको पता है कि भारत जो है, मोदी का भारत इजराइल से बेहतर संबंध उसने स्थापित किए हैं। इजराइल और भारत की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ कभी नहीं थी जितनी इस समय है। तब भी वो ये कह रहा है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन का समझौता कोई करा सकता है दुनिया में तो एक ही नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। ऑकस बनने के बाद जब पनडुब्बियों का जो फ्रांस से समझौता हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसको ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया और अमेरिका ने परमाणु पनडुब्बी देने का उसको जो समझौता किया है, वादा किया है, उसके बाद फ्रांस बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ऑकस बनने से और उसमें फ्रांस के नहीं होने से भी नाराज़ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात करें और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के संबंध फिर से बेहतर बनाने में मदद करें। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं कहा, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से नहीं कहा, उन्होंने जर्मनी के चांसलर से नहीं कहा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत और नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है। नरेंद्र मोदी आज विश्व मंच पर कहां खड़े हैं, इससे अंदाजा इन बातों से लगाइए। देखिए, क्वाड की बैठक में जो बातें कही गई कोरोना की वैक्सीन को लेकर, बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर, देखिए वो अलग चीजें हैं। मोटे तौर पर क्वाड जो है चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर अंकुश लगाने के लिए बना एक सैन्य संगठन है। रिटायर्ड नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक लेख में लिखा भी है, उन्होंने लिखा है कि क्वाड दरअसल एशिया का नेटो है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्वाड का मतलब क्या है। और क्वाड में शामिल ये चारों देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, चारों को ये बात समझ में आ रही है कि उनका साझा भविष्य जो है वो इंडो पैसिफिक में ही है। उसकी सुरक्षा जरूरी है, वहां दखल जरूरी है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ना जरूरी है। सामरिक और सैन्य जो सहयोग और संगठन है वो तो एक जगह पर है। आर्थिक मोर्चे पर बड़ा संकट, चीन से फैक्ट्रियों को रीएलोकेट करने का, उसका मतलब है कि बड़ा डिसरप्शन, जो फैक्ट्रियां वहां से निकलेंगी, जिनको हटाना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। फिर टेक्नोलॉजी, अब सब जो है चारों टेक्नोलॉजी का लेन देन करने को तैयार है, लेकिन उसकी कॉस्ट है। कोई भी बिजनेस अगर अपनी टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करता है तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, वो समस्या है। उसके अलावा इसको जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको डिसेंट्रलाइज करने की चुनौती है, इन्वेस्टमेंट की है। फिर 5G की टेक्नोलॉजी दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आने जा रही है। चीन की कंपनी हुवेई और एक और कंपनी है, दोनों मिलकर वो दुनिया भर में अपना जो है अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सब जगह घुसना चाहती है। किस लिए? वो
संचार व्यवस्था जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा है, अब संचार व्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है। इसको रोकने का प्रयास हो रहा है। तो इस दिशा में जो है ये चारों देश मिलकर टेक्नोलॉजी के स्तर पर और दूसरे मामलों में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तय हुआ है ये जो सेमीकंडक्टर्स की क्राइसिस हुई है, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक दूसरे की मदद की जाए और वॉर फुटिंग पर इस पर काम हो। तो ऐसे बहुत से कदम उठाए गए हैं, बहुत से इससे ज़्यादा कदम उठाए जाने वाले हैं। देखिए, चीन के इस खतरे को देखते हुए एक बात बार बार, देखिए पुराना घाव कई बार जो है वो सालता है। चीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता न मिलती अगर भारत ने ये काम न किया होता। चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता न मिली होती जो भारत को मिल रही थी। ये नेहरू जी की विदेश नीति की सबसे बड़ी नाकामी थी। और आपको शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, 1962 में चीन ने जब हमला किया, उसके बाद 1963 में भी विजय लक्ष्मी पंडित न्यूयॉर्क गई। संयुक्त राष्ट्र की सभा में उन्होंने कहा कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। भारत अब भी ऐसा मानता है, 1962 के हमले के बाद भी ऐसा मानता है। ये विदेश नीति थी हमारी, और आज देखिए कहाँ है। तो दुनिया जो है बहुत तेजी से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के प्रधानमंत्री और भारत की स्थिति ऊंचे पायदान पर है। लोग उम्मीद की नजर से, दुनिया भर के नेता प्रधानमंत्री को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। वो अलग बात है कि अपने देश में कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि मोदी से तो घटिया कोई है ही नहीं, लेकिन उन लोगों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। देश अगर तरक्की कर रहा है, देश अगर ज़्यादा सुरक्षित हो रहा है, देश के हित में काम हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर अगर सुधर रहा है, लोगों का भरोसा कायम है अगर प्रधानमंत्री पर, तो ऐसे लोगों की ज़्यादा चिंता परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस यात्रा का महत्व, इसकी ऑप्टिक्स और ज़्यादा होती अगर ये कोरोना का समय नहीं होता। कोरोना का समय नहीं होता तो अमेरिका में कैसा लोगों ने स्वागत किया होता प्रधानमंत्री का, ये देखने लायक होता। उसका असर एक अलग होता। जो सशक्त नेतृत्व होता है वो लोगों के मन में एक अलग तरह की भावना, एक अलग तरह का संकल्प पैदा करता है, जो नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। उनकी ताकत से, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति से लोगों के मन में एक संकल्प आ रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले लेफ्टिनेंट जनरल कादियान हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी बात सुन रहा था एक टेलीविज़न चैनल पर। उन्होंने कहा, अभी वो इंग्लैंड के दौरे पर गए थे, 4 दिन हुए थे वहाँ पहुँचे हुए। उन्होंने कहा कि अब विदेश यात्रा करते हैं तो भारतीय होने के नाते हमारा सीना चौड़ा होता है। और ये अनुभव तमाम लोगों का है जो विदेश यात्राएं करते हैं। तो ये जो बदलाव आया भारत को देखने का, भारत के लोगों के प्रति जो लोगों की सोच में, व्यवहार में अंतर आया है, ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इस ताकत में ये बदलाव का जो चक्र चल रहा है, ये आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। भारत की हैसियत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वो अपने देश में जितने मजबूत हैं उतने कम नेता हैं जो अपने देशों में हैं दुनिया के। तो इसलिए ये जो यात्रा थी, ये मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति में, भारत की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने जानबूझकर इस सारे मुद्दे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और आतंकवाद की नहीं बात की है। उसकी अलग से कभी बात करूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाते मुद्दे। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से भारत का कद और प्रधानमंत्री का कद विश्व मंच पर और ज़्यादा बढ़ा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपको याद दिला दें कि आप ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।